हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव पोर्ट। माई सेल्फ पूजा और आज हम डिस्कस करेंगे रिवीजन क्लास में वीकली करंट अफेयर्स। सो 10th ऑफ मार्च से 16th ऑफ मार्च तक जो भी हमने डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उन पे बेस्ड आज आपको टोटल 45 क्वेश्चंस मिलेंगे और इस क्वेश्चन सेट को आप अटेंड करेंगे और आपका जो भी स्कोर होता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर? सो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम इन पर्टिकुलर वीक। इस पर्टिकुलर वीक में ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स पब्लिश किए गए हैं। सो उन रिपोर्ट और इंडेक्स पे डिस्कस करेंगे। एंड में हम बात करेंगे 45 क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस भी हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उनको आज हमें सॉल्व करना है। अगर आप लोगों ने डेली करंट अफेयर्स फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, अभी वीकली करंट अफेयर्स है, रिवीजन क्लास किसके लिए है तो आप देख पाएंगे फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। सो आज के क्लास के वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको दो प्लेसेस में मिल सकती है। पहला, या तो आप एक काम कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए ऑलिव वोट की, वहां पर भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप ऑलिव वोट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां पर भी आपको वीकली करंट अफेयर्स मिल जाएगा। क्लियर है? और टेलीग्राम तो है ही, टेलीग्राम पे भी वीकली करंट अफेयर्स की फाइल अपलोड कर दी जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर सिंपली सर्च कीजिएगा करंट अफेयर्स विद पूजा मैम। डन? सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीक में जो इंपॉर्टेंट डेज हमने सेलिब्रेट किए हैं और स्टार्ट करते हैं 10th ऑफ मार्च से। सो 10th ऑफ मार्च CISF राइजिंग डे सेलिब्रेट किया और ये 55th एडिशन था। CISF का फॉर्मेशन 10th ऑफ मार्च 1969 को हुआ था। अब किसी दूसरी कंट्री का नेशनल डे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट अगर हमारे कंट्री के कोई डेलीगेट्स, कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी उस पर्टिकुलर कंट्री में गए हुए हैं और उनको वहाँ पे कोई अवार्ड भी मिल रहा है तो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? सो 12th ऑफ मार्च नेशनल मॉरिशियस डे हमने सेलिब्रेट किया बिकॉज इस पूरे इवेंट में प्रेजेंट थी हमारी कंट्री की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इसलिए ये दिन हमारे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट है। The presence of Murmu at the 56th anniversary of the independence and the 32nd anniversary of the Republic of Mauritius, इसमें प्रेजेंट थी हमारी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है 13th ऑफ मार्च को हमने सेलिब्रेट किया नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे थीम क्या है इसकी? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ओके, नेक्स्ट है 14th ऑफ मार्च। सो 14th ऑफ मार्च को 3 दिन हमने सेलिब्रेट किए हैं। कौन कौन से? सो सबसे फर्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स और ये 27th एडिशन था। थीम इंपॉर्टेंट है वाटर फॉर ऑल। दिस इज इंपॉर्टेंट डे, वाटर फॉर ऑल। नेक्स्ट है 14th ऑफ मार्च को पाई डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और पाई की वैल्यू होती है 3.14। सो 14th मार्च को हम ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1988 में पहली बार इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था बाय द लैरी शॉ। नेक्स्ट है सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च जो कि 14th ऑफ मार्च को आया था। हमने वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किया जिसकी थीम थी किडनी हेल्थ फॉर ऑल। सिंस 2006 हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, अब ये दोनों डेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 15th ऑफ मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट किया जिसकी थीम थी फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट डे। एंड नेशनल वैक्सीनेशन डे 16th ऑफ मार्च बिकॉज इन 1995 हमने पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था। दैट्स वाई 16th ऑफ मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम है वैक्सीन्स वर्क फॉर एवरीवन। ठीक है, तो ओवरऑल आपको जो इंपॉर्टेंट डे बिल्कुल नहीं भूलने हैं। देखिए कौन कौन सा है। पहला है CISF राइजिंग डे, नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे एंड द नेशनल वैक्सीनेशन डे। इन सारे दिनों में ये 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डन? चलिए अब नेक्स्ट सेगमेंट पे बात करेंगे जहां पे हम बात करेंगे रिपोर्ट्स के बारे में और इंडेक्स के बारे में जिस पर्टिकुलर वीक में पब्लिश हुए हैं। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को मैंने डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस नहीं किया था, बट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ हाईलाइट्स। सो इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली पब्लिश किया है इलेक्टोरल बॉन्ड बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ऑर्डर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड इलेक्शन कमीशन टू पब्लिश डेटा ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड।
आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में केवल एकमात्र अथॉरिटी थी विच इज एसबीआई, जिनको अथॉरिटी थी कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर सकते हैं। क्लियर? तो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा है वो एसबीआई ने सबमिट किया इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने इसे पब्लिश किया, जिसमें इंडिविजुअल एंड कंपनी का नेम मेंशन है, किसने कितने बॉन्ड कितने डिनोमिनेशन के परचेस किए हैं एसबीआई से। सो एसबीआई ने कंफर्म किया कि हमने 1 अप्रैल 2019 से 15 Feb 2024 के बीच में टोटल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए हैं, और इनमें से 22,030 इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम हो चुके हैं बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। क्लियर? लेकिन अभी भी पहले का डेटा मिसिंग है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 से इशू किए गए हैं, तो 2018 से 19 का डेटा अभी पब्लिश होना बाकी है। एसबीआई ने ये पूरे बॉन्ड्स का डेटा 2 सेट में इलेक्शन कमीशन को दिया है। फर्स्ट सेट में क्या था? तो फर्स्ट सेट में था परचेजर का नाम, जिसने कोई कंपनी या इंडिविजुअल जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज किया, डेट ऑफ इशू एंड द कितने डिनोमिनेशन का ये था। सेकेंड लिस्ट में डिटेल है पॉलिटिकल पार्टी की और डेट की कि कितना डिनोमिनेशन के बॉन्ड्स को इन कैश कराया गया। क्लियर? तो पहली लिस्ट में डोनर के नाम है, और सेकेंड लिस्ट में पॉलिटिकल पार्टी जिसने बॉन्ड्स को लेकर रिडीम या इन कैश कराया है। क्लियर? तो 2 सेट में इस डेटा को सबमिट किया गया है एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को। इन्होंने बताया कि हमने जो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए हैं वो 1 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़ रुपीस के डिनोमिनेशन के हैं। ठीक है? और ऑलमोस्ट सभी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, सभी को इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं, मतलब सभी पार्टीज को डोनेशन आया है, चाहे आप कोई भी यहाँ पर बड़ी से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी देख लेते हैं। ठीक है? सबसे ज्यादा जो बॉन्ड रिसीव हुए हैं, सबसे ज्यादा जो पैसा मिला है वो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को मिला है, विच इज 47.5%। टोटल अमाउंट है 6,060 करोड़ रुपीस। बीजेपी के बाद सेकेंड नंबर पे आती है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसे 1,600 अप्रोक्सीमेटली इतने करोड़ रुपए रिसीव हुए हैं, विच इज 12.6%। थर्ड नंबर पे आती आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1,400 करोड़ रुपीस, विच इज अप्रोक्सीमेटली 11%। ठीक है? अब यहां पे बताया गया कि लगभग 1260 कंपनीज ने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस किए थे, जिनकी टोटल वैल्यू 12,769 करोड़ रुपीस थी। अगर हम इंडिविजुअल कैटेगरी में बात करते हैं, कौन से वो ऐसे इंडिविजुअल पर्सन है जिन्होंने सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है, सो आंसर हो जाएंगे यहाँ पर, आंसर हो जाएंगी एसएन मोहंती। ये सबसे बड़े डोनर है और इन्होंने 45 करोड़ रुपीस डोनेट किए हैं यूजिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2007 में अनाउंस हुई थी, बट इफेक्ट में कब हुई? 2018 से इम्प्लीमेंट किया गया। सो कोई भी इंडिविजुअल, कंपनी या ग्रुप इलेक्टोरल बॉन्ड से अपनी पर्टिकुलर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर सकता था, और उनके जो आइडेंटिटी है उसे भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता था। ओनली पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर अंडर द सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इस पर्टिकुलर एक्ट में जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर है और हु गॉट एटलीस्ट 1% ऑफ द वैलिड वोट्स इन द प्रीवियस इलेक्शन ऑफ द लोकसभा और द स्टेट असेंबली, केवल उनके लिए ही इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए जाते थे। क्लियर? तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ पर लिस्ट भी देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड दिखाई देता था, और इशू करने के 15 डेज की वैलिडिटी इसकी होती थी। ठीक है? यहां पर आप देखेंगे टॉप 10 इंडिविजुअल जिन्होंने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से डोनेट किया है, और एसएन मोहंती 45 करोड़, फिर लक्ष्मी निवास मित्तल का नाम है 35 करोड़ से। ठीक है? ये आपकी टॉप 10 इंडिविजुअल की लिस्ट है। अगर हम यहाँ पे टॉप 20 कंपनीज की बात करें तो सबसे ऊपर आती है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 1368 करोड़ रुपीज डोनेट किए हैं। डन? चलिए नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 23-24। इसे मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, यहाँ पर केवल हाइलाइट्स या फिर आप कह सकते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फेज 1 एंड फेज 2 एज वेल। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके इसे देख लीजिएगा। ठीक है? सो आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विच इज रिलीज्ड बाय यूएनडीपी।
ठीक है। तो 2022 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 134 आउट ऑफ 193 कंट्री और इंडिया का स्कोर कितना है 0.644 है। ये रिवीजन क्लास है, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि डिटेल में डिस्कशन होगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड इसलिए डिटेल में बताया बिकॉज वो पहली बार हम डिस्कस कर रहे थे, राइट। अब यहाँ पे जल्दी फटाफट कार्यक्रम होगा, ठीक है, तो हम फटाफट से डिस्कस करेंगे फास्ट तरीके से। सो इंडिया की रैंकिंग 134 है आउट ऑफ 193 कंट्री और स्कोर कितना है 0.644 आपको स्कोर देखने को मिल जाएगा। टॉप 5 कंट्रीज में आपको कौन कौन मिलेगा, तो टॉप 5 में आपको स्विट्जरलैंड टॉप पे मिलेगा और बॉटम में आपको सोमालिया देखने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट पब्लिश की गई इसका टाइटल क्या था, तो ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक इसका टाइटल आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 डायमेंशंस होते हैं जिस पे बेस ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। ओके, नेक्स्ट है UNDP ने GII जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स को भी रिलीज किया है और इसमें इंडिया की रैंकिंग प्रीवियस एडिशन से 14 पोजीशन पे जंप हुई है, ठीक है। तो इंडिया की पोजीशन कितनी है यहाँ पर आप देखेंगे 108 आउट ऑफ 193 कंट्री और स्कोर कितना है 0.437, ठीक है। सो 2 डेटा हमको यहाँ पे बिल्कुल याद रखने हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है हमको, और दोनों UNDP रिलीज करता है, HDI और GII, ठीक है। HDI में 134 आउट ऑफ 193 कंट्री और 0.644 स्कोर है और GII में 108 हमारी रैंकिंग है आउट ऑफ 193 कंट्री और स्कोर कितना है 0.437। डन। नेक्स्ट, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स बेसिकली 3 डायमेंशन पे बेस्ड होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, एंड टॉप पर है डेनमार्क। नेक्स्ट है स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स का रिसेंटली 5th एडिशन रिलीज किया, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज रिलीज द 5th एडिशन ऑफ द स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2023। इसमें बताया जाता है कि कौन सा स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी के फील्ड में कैसे काम कर रहा है। इसे डेवलप कौन करता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी विद द एसोसिएशन अलायंस फॉर एनर्जी इफिशिएंसी इकोनॉमी सिंस 2018 इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली 36 स्टेट और यूटी का असेसमेंट किया गया और यहाँ पर 7 डिमांड सेक्टर को एनालिसिस करते हुए ये रैंकिंग पब्लिश की गई है। तो डायमेंशंस कितने हैं यहाँ पर, 7 डायमेंशंस है। अब यहाँ पर 4 कैटेगरी में स्टेट को डिवाइड किया है। जिनका स्कोर अगर ग्रेटर देन 60 है तो वो फ्रंट रनर है, जिनका स्कोर 50 से लेकर 59 के बीच में है तो वो अचीवर है। ऐसे स्टेट जिनका स्कोर 30 से लेकर 49 के बीच में है वो कंटेंडर है और ऐसे स्टेट जिनका स्कोर लेस देन 30 है वो एस्पिरेंट कैटेगरी में है। रनर स्टेट है 7 स्टेट है, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब एंड तेलंगाना। अचीवर में 2 स्टेट है, आसाम एंड उत्तर प्रदेश। कंटेंडर में 3 स्टेट्स है, गोवा, झारखंड एंड तमिलनाडु, एंड रिमेनिंग 24 स्टेट आपको एस्पिरेंट कैटेगरी में मिल जाएंगे। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है कर्नाटका, देन है आंध्र प्रदेश और मोस्ट इंप्रूव्ड स्टेट है महाराष्ट्र एंड हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज गोल्डन लंगूर पॉपुलेशन। रिसेंटली प्राइमेट रिसर्च सेंटर नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक एस्टिमेशन किया और इस एस्टिमेशन में हमें पता चला कि हमारी कंट्री में टोटल नंबर ऑफ गोल्डन लंगूर 7396 है, ठीक है। अगर हम इनकी कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में बात करें तो IUCN की इंडेंजर कैटेगरी में, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में ये गोल्डन लंगूर देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है Kerala top chart of the highest passport penetration among the women in the country. So recently एक सर्वे था यूथ स्टूडेंट माइग्रेशन फ्रॉम केरला। इसके अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा वीमेन जिनके पास पासपोर्ट हैं, पासपोर्ट होल्डर वीमेन केरला स्टेट में है, केरला के बाद महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु एंड पंजाब है। अगर हम मेल कैटेगरी में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पासपोर्ट होल्डर मेल कैटेगरी में कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। अगर ओवरऑल मेल और फीमेल को मिला दिया जाए तो टॉप स्टेट कौन सा है, केरला है। क्लियर, डन। यहां पर वो चार्ट भी है जहां पे आप इस डेटा को देख सकते हो। नेक्स्ट, इंडिया बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टिंग कंट्री अकॉर्डिंग टू द सिप्री। सिप्री की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर आपको स्टॉकहोम स्वीडन में देखने को मिल जाएगा। इन्होंने रिपोर्ट में बताया कि 2014-18 के कंपैरिजन में
23 में भारत में जो इंपोर्ट है वो 4.7% ग्रो हुआ है और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है। और इंडिया को सबसे ज्यादा सप्लाई कहां से आती है वेपन्स की? तो रशिया से। रशिया से हमने 2019-2023 में टोटल 36% आर्म इंपोर्ट किए हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे कौन है? सेकेंड नंबर पे सऊदी अरेबिया है एंड थर्ड नंबर पे कतर है। और हमारा पड़ोसी अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है और उनका लगभग 82% आर्म सप्लाई चाइना से होता है। डन इतनी चीजें। ये अबाउट द सिप्री आपको मिल जाएगा जिसका फॉर्मेशन 1966 में हुआ था। वर्ल्ड मोस्ट रिस्पेक्टिव थिंक टैंक है। नेक्स्ट है UNIOM ने एक रिपोर्ट रिलीज की है 2023 डेडलीस्ट ईयर फॉर माइग्रेंट्स। तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने बताया कि इन 2023 सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स की डेथ हुई है विच इज 8,565। लास्ट ईयर मतलब 2022 के कंपैरिजन में 20% ग्रोथ देखी गई है, इसलिए 2023 को डेडलीस्ट ईयर फॉर माइग्रेंट कहा है। उसका रीजन ये है कि जब लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री माइग्रेट होते हैं तो वो अनसेफ पाथ को सिलेक्ट करते हैं फॉर द माइग्रेशन, इसलिए डेथ हुई। और सबसे ज्यादा डेथ कहां पर हुई है? इस पर्टिकुलर एरिया में। जब अफ्रीका से लोग यूरोप में जाते हैं मेडिटेरियन सी से, तब वहां पर सबसे ज्यादा डेथ रजिस्टर की गई है माइग्रेंट्स की 3,129। नेक्स्ट है IOM मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ठीक है, इसका फॉर्मेशन 1951 में हुआ था। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक परमानेंट ऑब्जर्वर भी है सिंस 1992। हेडक्वार्टर जेनेवा में मिल जाएगा। इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, और टोटल 166 मेंबर नेशन मिल जाएंगे। नेक्स्ट रिपोर्ट है विच इज रिलीज बाय ICEA मींस इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन। इन्होंने बताया कि इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मोबाइल यूनिट्स का, मोबाइल फोन्स का। इन अ डिकेड मतलब 2014 टू 2024 हमारी कंट्री में काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बूस्ट हुई है, ग्रो हुई है, जिसके कारण हम सेकेंड पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मोबाइल फोन कौन है? इंडिया है। इन 2014 इंडिया 78% मोबाइल यूनिट्स को इंपोर्ट करता था, बट इन 2024 इंडिया 97% सेल्फ सफिशिएंट है और केवल 3% ही अब हम इंपोर्ट करते हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट है VDEM इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट विच इज अ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024। ठीक है, इट इज रिलीज बाय द VDEM इंस्टीट्यूट एट द स्वीडन यूनिवर्सिटी ऑफ द गोटेनबर्ग। ये बेसिकली बताता है कि डेमोक्रेटिक फ्रीडम किस कंट्री में कितनी है। ठीक है, यहां पर बताया गया कि इंडिया हैज डिक्लाइन टू बिकम वन ऑफ द वर्स्ट ऑटोक्रेसी। इंडिया पहले इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में था, अब ये डिक्लाइन होकर ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहा है। 8 टाइप्स होते हैं जिनमें इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है: लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी एंड द क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। ठीक है, इंडिया की अगर हम रैंकिंग देखेंगे तो लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया 104 पे है, वहीं इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया 110 पर है, 104 एंड 110। नेक्स्ट रिपोर्ट है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर रिपोर्ट। ठीक है, बेसिकली ये रिपोर्ट बताती है यूज्ड वाटर मैनेजमेंट इन द कंट्री और टॉप 3 स्टेट्स हैं हरियाणा, कर्नाटका एंड द पंजाब। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर 10 स्टेट्स को शामिल किया गया है 10 स्टेट की अर्बन लोकल बॉडीज के बेस्ड पे इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है, जिसकी आपको कुछ थीम्स मिलेंगी: फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इफिशिएंसी, गवर्नेंस, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डन। तो ये कुछ रिपोर्ट्स थी जो इस पर्टिकुलर वीक में पब्लिश हुई थी। हमने एकदम सुपर फास्ट तरीके से इन रिपोर्ट को रिवाइज कर लिया है। देखो, डिटेल के लिए तो आपको डेली करंट अफेयर्स देखना होगा क्योंकि यहाँ पे रिवीजन क्लास है, तो हम रिवीजन की तरह चलेंगे। अब बात करते हैं हमारे क्विज पे, जहां पे आपको 45 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने रिलीज की है। इसके लिए 100 करोड़ रुपीस दिए हैं। स्कीम रन होगी 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर के बीच में 2024 में। 2 व्हीलर्स के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो 10,000 रुपीज पर व्हीकल है और द 3 व्हीलर्स जो हैं स्मॉलर 3 व्हीलर्स उनके लिए 25,000 यहाँ पर क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा या परचेसिंग करने के लिए अमाउंट दिया जाएगा। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है? अगर डेली करंट अफेयर्स में देखा होगा तो आप बता दोगे। पहला स्टेटमेंट है 100 करोड़ नहीं, 500 करोड़ रुपीस दिए हैं।
फॉर द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, और ये 4 मंथ्स हैं 1 अप्रैल से लेकर जुलाई तक, ना कि सितंबर तक। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट गलत, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2 व्हीलर के लिए 10,000, जो आपके स्मॉल 3 व्हीलर्स हैं उनके लिए 25,000 और लार्जर व्हीलर्स के लिए है 50,000। ओनली 2 यहां पर करेक्ट है। डन। नेक्स्ट, पीएम सूरज। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पीएम सूरज पोर्टल को लॉन्च किया है to uplift and empower the most marginalized or backward segment of the society. So what is the full form of PM Suraj Portal? क्या फुल फॉर्म है? मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। ऑप्शन नंबर डी यहां मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साहित्य अकादमी अवार्ड एंड फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि 24 राइटर्स हैं जिन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, जो इंक्लूड करता है 9 बुक ऑफ पोइट्री, 6 नोबल, 5 ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, 3 ऐसे एंड द 1 लिटरेरी स्टोरी। संजीव फ्रॉम हिज नोवेल मुझे पहचानो रिसीव द प्रेस्टिजियस अवार्ड। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हमें पता है सारे के सारे करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी। ओके, सो नेक्स्ट है प्रेस्टिजियस मीसल्स एंड रुबेला चैंपियन अवार्ड बाय द मीसल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप किसे दिया गया है? सो ये अवार्ड इंडियन गवर्नमेंट को मिला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। कैच द रेन कैंपेन की थीम है सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ये कैंपेन 9th of March से 30th of November तक इंप्लीमेंट किया जाएगा एंड द कैंपेन हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति विद द कोलैबोरेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो देखिए थीम तो ऐसी बिल्कुल नहीं है, नारी शक्ति पे बेस्ड थीम है, तो ये तो नहीं हो सकता। हाँ, कैंपेन रन होगा 9th of March से 30th of March तक, नवंबर तक। हाँ, ये बात सही है। अब कैंपेन को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति लॉन्च करता है और उसमें कोई भी कोलैबोरेशन नहीं है, मतलब यहाँ पर डी। ओनली 2 स्टेटमेंट, केवल सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। Which insurance company has launched a new women health insurance plan, Health Power? तो Health Power किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस ने। ऑप्शन डी। Which bank has launched a new loan scheme called the विकास स्फूर्ति to strengthen the rural credit delivery system? So रूरल एरियाज में स्मॉल बिजनेसमैन के लिए 50,000 से 2 लाख रुपीस तक का लोन प्रोवाइड करने के लिए विकास स्फूर्ति एक लोन स्कीम लॉन्च की है बाय द कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डन। Where will भारत शक्ति द ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑफ द 3 आर्मीज ऑफ इंडिया बी ऑर्गेनाइज्ड? तो भारत शक्ति में पार्टिसिपेट किया था मोदी जी ने और हमारी ट्राई सर्विस मतलब तीनों सेनाओं ने मिलकर से ऑर्गेनाइज किया था जैसलमेर। The Indian Navy has commissioned its new base blank at Minicoy Island. तो इंडियन नेवी का नया बेस का नाम है INS जटायु। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट के जो विजिट पे गए थे प्राइम मिनिस्टर, तो 55,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे। उनमें से एक था सैला टनल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो द सैला टनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ अबाउट ब्लैंक इज एन इंजीनियरिंग मार्बल. It will provide all-weather connectivity to Tawang across the Sela Pass in the Arunachal Pradesh. It has been constructed using the new Austrian tunneling method. आपको बस इतना बताना है कितना बजट रखा गया था। ठीक है, T1 और T2 दो आपको यहाँ पे टनल्स मिलेंगी। BRO ने इसको डेवलप किया है ना 825 करोड़ रुपीस। ऑप्शन सी 825। नेक्स्ट, in a major boost to women empowerment in the Chhattisgarh, Prime Minister has distributed the first installment under the scheme X. The scheme has been launched in the Chhattisgarh to provide the financial assistance of the 1,000 rupees per month to eligible married women of the state as a monthly direct benefit transfer. The scheme will provide benefit to all eligible married women of the state who are above 21 years of age of the January 1st, 2024. आइडेंटिफाई द स्कीम। तो क्वेश्चन सिंपल इतना है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्कीम को लॉन्च किया था। उस स्कीम में 1,000 रुपये हर महीने एलिजिबल मैरिड वीमेन को दिया जाता था
ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पहली इंस्टॉलमेंट को इसे भेज दिया गया है। उस स्कीम का नाम पूछा जा रहा है, तो मेहतारी वंदना योजना, ऑप्शन बी। डन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द भारत पशुधन। भारत पशुधन के बारे में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आप जरा पढ़ लीजिए इसको, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, ठीक है। हाँ जी, क्या है भाई भारत पशुधन, तो बाकी सब कहानी तो सही है, ये 12 डिजिट टैग आईडी है, ना कि 15 डिजिट टैग आईडी। ऑप्शन सी यहाँ पे इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट है। Next, the Cabinet Committee on Economic Affairs has increased the minimum support price (MSP) for raw jute for 24-25 season by the blank to 5,335 per क्विंटल। तो रॉ जूट पे जो FY 24-25 में MSP मिलेगी वो 5,335 पर क्विंटल के हिसाब से होगी। रिसेंटली कितना इंक्रीज किया है अमाउंट, तो 285 रुपीज इंक्रीज किया है। नेक्स्ट है India Tex project. It is innovative business practices and the economic model in the textile value chain in India. Was launched at the Bharat Tex 2024 by the blank for the period of blank. So इसे United Nation Environment Program ने 4 ईयर के लिए लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रिसेंटली एनपीसीआई ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है इन द फील्ड ऑफ ब्लॉकचेन एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एनपीसीआई ने आईआईएसयू बेंगलुरु के साथ टाई अप किया है। ऑप्शन सी। Atal Innovation Mission, which is launched by the Niti Aayog, recently collaborated with which company to set a frontier technology lab in school? तो आंसर हो जाएगा मेटा। मेटा फाइनेंशियल सपोर्ट देगा और नॉलेज पार्टनर होगा अटल इनोवेशन मिशन। नेक्स्ट है द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ टारगेटेड सब्सिडी ऑफ ब्लैंक पर 14.2 kg सिलेंडर फॉर अप टू ब्लैंक रिफिल पर ईयर to be provided to the beneficiary of प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना during the FY 24-25। So recently जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था, उसमें जो सब्सिडी है वो इंक्रीज कर दी है, मतलब उसको एक्सटेंड कर दिया है, कंटिन्यू करने की बात की है। कितना? 300 रुपीज फॉर द 12 सिलेंडर रिफिल पर ईयर। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर एट इट्स हिसार प्लांट। हिसार में लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील। सो आंसर इज जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड से रिलेटेड। स्टेटमेंट है क्रिस्टियाना पिजिकोवा फ्रॉम पोलैंड was crowned as the Miss World 2024. This is a 71 edition that was held in Mumbai. First runner-up Yasimina Zaitoun from Lebanon. The Miss World Humanitarian Award was given to the Roshni Nattar. कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो पहला तो बिल्कुल गलत है क्योंकि क्रिस्टियाना पोलैंड से नहीं चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। एंड फोर्थ स्टेटमेंट में नीता अंबानी को अवार्ड मिला है, तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट है Yaoundé declaration recently mentioned in the news is associated with which one of the following issue? तो अभी 11 अफ्रीकन कंट्री के हेल्थ मिनिस्टर्स ने WHO के साथ इस डिक्लेरेशन पे साइन किया है कैमरून में, ठीक है। पूछा जा रहा है किससे रिलेटेड है, तो मलेरिया इरिडिक्शन से, मलेरिया एलिमिनेशन से, ऑप्शन सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। India has signed a free trade agreement with EFTA countries with a target of reaching $100 billion investment and 1 million jobs in India. Which of the following countries not a part of EFTA bloc? तो देखिए 4 कंट्रीज का ग्रुप कहलाता है EFTA ब्लॉक, और उन 4 कंट्रीज, ये चारों के चारों जो कंट्रीज हैं वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, ठीक है। अलग से इनका 4 कंट्रीज का ग्रुप है जो आपस में ट्रेड करते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है आपको, ये चारों कंट्री यूरोपियन यूनियन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन सिंजांग वीजा का पार्ट है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर यूरोप की किसी कंट्री जाना है, फ्रांस जाना है, आईफिल टावर को देखना है मुझे, तो मैंने अगर वीज़ा लिया ना, तो ये जो सिंजांग वीज़ा वाली जितनी भी कंट्रीज हैं उनका भी वीज़ा मुझे मिल जाता है, ठीक है। तो सिंजांग वीजा का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, और अपना अलग से ब्लॉक बना के रखा हुआ है, तो इसमें लग्जमबर्ग शामिल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी।
आसिफ अली जरदारी रिसेंटली पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने हैं, पूछा जा रहा है किस नंबर के प्रेसिडेंट हैं। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 14th। अकॉर्डिंग टू द इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, India now stand as the world's second largest producer of mobile phones at the end of decade 2014 to 2024 with blank percentage self sufficiency। so हम 97% self sufficient हो गए हैं, 3% still हम import कर रहे हैं। Next, which company has signed an MOU with Ministry of Rural Development to train member of Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission Women Self Help Group under the लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना को 2023 अगस्त में ही लॉन्च किया गया है और यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए इजी ट्रिप प्लानर के साथ MOU हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, who has been elected as the new president of the Para Olympic Committee of India? सो पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं देवेंद्र झाझरिया, जो कि एक जेवलिन थ्रोअर है, मतलब इनका रिलेशन भाला फेंक से आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, हमारी कंट्री के नेक्स्ट विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? तो विजिलेंस कमिश्नर किसे बनाया गया है? श्री AS राजीव को बनाया गया है। नेक्स्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। DRDO हैज कंडक्टेड फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल विच इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MIRV? तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मीन्स ऑप्शन डी। इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द खोचराब आश्रम? तो आंसर हो जाएगा गुजरात में, गांधी जी से एसोसिएशन है इस आश्रम का। हरियाणा के न्यू चीफ मिनिस्टर किसे बनाया गया है? मनोहर लाल खट्टर जी को इन्होंने रिप्लेस किया है और 11वें नंबर के चीफ मिनिस्टर बन गए हरियाणा के नायब सैनी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 96 ऑस्कर अवार्ड और इनकरेक्ट बताना है। तो बेस्ट पिक्चर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर और एक्टर। तो देखते हैं, बेस्ट पिक्चर मिला है ओपनहाइमर को, तो पहला गलत कर देते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस ईमा स्टोन को मिला है फॉर द पुअर थिंग्स, बिल्कुल सही बात है। बेस्ट डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन फॉर ओपनहाइमर एंड द बेस्ट एक्टर है सिलियन मर्फी फॉर ओपनहाइमर, मतलब ये भी क्रॉस में है। इसका क्या मतलब हो गया कि 3 स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, केवल एक ही सही है। नेक्स्ट, निंगल नालमा योजना रिसेंटली किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? एम ऑफ इम्प्रूविंग द हेल्थ इंडेक्स एंड द सोशल वेलबींग ऑफ ऑल सिटीजन इन द स्टेट। सो आंसर इज तमिलनाडु, M.K. स्टालिन ने इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, इन मार्च 2024 टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड हैज completed इंडियाज लार्जेस्ट सोलर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में इसे पूरा किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मुंबई बेस्ड टेक कंपनी ओरियन प्रो सॉल्यूशन has secured a 100 crore contract from which bank for the license, implementation and support of its transaction banking platform iCash Pro? तो देखिए लिखा है कि ओरियन प्रो सॉल्यूशन मुंबई बेस्ड एक कंपनी और इनका अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है iCash Pro। सिक्योर पेमेंट करने के लिए, लाइसेंस के लिए, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए 100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किस बैंक के साथ किया है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुआ है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव 24.5 million फ्रॉम द ग्रीन क्लाइमेट फंड फॉर इनहांस प्रोजेक्ट अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड। सो अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड एक ज्वाइंट वेंचर कैपिटल फंड है, ठीक है, और ये सिडबी ने लॉन्च किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट CEEW, which of the following state have been placed on the top in the water management? So answer is Haryana, Karnataka and the Punjab. Next, consider the following statement about the loan agreement approved by the Asian Development Bank recently. तो recently यहाँ पे 5 different agreement जो Asian Development Bank ने किए हैं, आपको बताना है कितने statement गलत हैं। तो I think मैंने Saturday के current affairs में ही इसको कराया था क्वेश्चन को।
तो जिस भी स्टूडेंट ने सैटरडे का करंट अफेयर्स देखा है आप आंसर बता देंगे। बिल्कुल यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एक तो पहला वाला है, पहला वाला क्यों है, क्योंकि जो आपने यहाँ पे $200 मिलियन का एग्रीमेंट किया है वो गंगा रिवर बेसिन के लिए नहीं, जबकि ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के लिए किया है। और यहाँ पे जो चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट हुआ है वो मणिपुर के साथ ना होकर मेघालय के साथ हुआ है, बाकी सब सही है। अकॉर्डिंग टू द RBI डेटा, the share of private sector bank in total deposit has rise how much % as of December 2023। तो RBI ने बताया कि पब्लिक सेक्टर का डिपॉजिट डिक्लाइन हो रहा है लेकिन प्राइवेट सेक्टर का डिपॉजिट इंक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज 34% हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Recently, where was the India's first Future Labs Center inaugurated? So answer is CDEC, Thiruvananthapuram। प्रसार भारती shared audio visual for the broadcast and the dissemination is recently launched by which ministry? So answer हो जाएगा information and broadcasting, option C। SIPRI report के accordingly which country ranked as the world leading arm importer from 2019 to 2023? So answer is India। Next, about the Unnati scheme, which of the following statements are incorrect about the recently approved Uttar Purv Transformative Industrialization Scheme 2024 for the development of industry and the generation of employment in the northeastern region? पहला स्टेटमेंट है कि इस स्कीम के लिए टोटल कॉस्ट है 10,037 करोड़ रुपीस, ड्यूरेशन 10 years है till 2034 along with the 8 year of committed liabilities, implemented by मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पढ़ लिया? बाकी सब तो सही है, समझ में आता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी समझ में नहीं आती। इम्प्लीमेंट करेगा DPIIT विद स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत है यहाँ पे, बाकी सब सही है। Introduce clean coal technologies, the government has launched several clean coal initiatives, including the coal gasification mission. It aimed to gasify blank of coal by the blank through surface coal gasification project। तो देखिए कोल गैसिफिकेशन प्लांट में इंडिया का कुछ टारगेट है। क्या टारगेट है कि हम 100 मिलियन टन ऑफ कोल को गैसिफाई करेंगे बाय द 2030। सो टारगेट की बात है, टारगेट से एक क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट नॉर्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इक्विप्ड विद द एयर कूल्ड कंडेंसर टेक्नोलॉजी हैज बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो क्वेश्चन सिंपल सा है कि जो नॉर्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है कहां पर है? आंसर हो जाएगा झारखंड में है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुखबीर संधू एंड द ज्ञानेश्वर कुमार। वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट, कुछ समय पहले मैंने आपको एक स्कीम के बारे में बताया था जो नीति आयोग ने लॉन्च की थी, नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म। 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। It consists of 7,500 curated best practices, 5,000 policy document, 9,000 plus database, 1,400 data profile and the 350 नीति आयोग publication इस नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। ये अवेलेबल होगा 10 मेजर इंडियन लैंग्वेज और 2 फॉरेन लैंग्वेज में। It is tailored with digital training module for official at various labels, block, district and state। बताइए कौन सा गलत है, कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत लगता है या कौन से स्टेटमेंट आपको सही लगते हैं? तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो 10 मेजर इंडियन लैंग्वेज और 2 फॉरेन लैंग्वेज में नहीं है, 22 इंडियन लैंग्वेज और 7 फॉरेन लैंग्वेज में है। ठीक है, मतलब फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा इसे। डन। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। With which organization has Ministry of Jal Shakti recently signed a memorandum of agreement for establishment of an international center for excellence for dam under the dam rehabilitation and the improvement project phase 2 and the phase 3। तो देखिए हुआ क्या है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने किसी एक इंस्टीट्यूट के साथ एग्रीमेंट साइन किया है और सेटअप करेंगे इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम, और डैम की सेफ्टी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स वगैरह बनाए जाएंगे और रिसर्च वर्क भी किया जाएगा अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। सो वो इंस्टीट्यूट कौन सा है? नीति आयोग है, नाबार्ड है, IISc बेंगलुरु है या फिर IIT बॉम्बे है? आप बस सही आंसर हमें बता दीजिएगा। इस तरीके से हमारा रिवीजन क्लास खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर।